नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे नेता हैं जो पेशे से तो वकील हैं, लेकिन सियासत उनकी कर्मभूमि है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली की। वेलकम टू द शो अरुण जी। अच्छा ये बताइए अरुण जी, आप लोगों ने इतना हंगामा किया, पिछला जो आपका सेशन था पार्लियामेंट का आपने चलने नहीं दिया। अब जो है सरकार ने जो आपकी बेसिक डिमांड थी, अगर आप जेपीसी मांगते भी तो उसमें क्या होता, अल्टीमेटली राजा को कल्प्रिट ठहराया जाता। राजा ऑलरेडी हो चुके, अब आपकी जेपीसी की डिमांड है क्यों? ये वो सरकार है, जब अपराध हुआ दिसंबर जनवरी 2007-2008 में, इतना बड़ा फ्रॉड इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जो अमाउंट्स हैं, कम से कम लोग कहते हैं 70-80 हज़ार, 1,76,000 करोड़ तक जा सकता है। उसको रोका नहीं गया। चिदम्बरम साहब का पत्र छपा है कि 15 जनवरी 2008 को प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इसको रोको। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, नहीं रोका। पार्लियामेंट में उठाया, मीडिया में उठाया। राज्यसभा की बहस 1.25 साल पुरानी है, मैंने खुद आरंभ की, 3 दिन चली। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये तो वही कर रहे थे जो पुराने लोग कर रहे थे, एज दो नथिंग हैज हैपेंड। सिब्बल साहब ने 15 दिन पहले कहा कि 0 घाटा है, कुछ हुआ ही नहीं। ये सरकार इस पे पर्दा डाल रही थी। ये जो हंगामा आप कहती है ना, ये एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक है। जब सरकार इतनी बेशर्म हो जाए और केवल इशू बहस के माध्यम से समाप्त हो जाए, टॉक आउट हो जाए, तो पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शनिज्म भी दुनिया की हर संसद में होता है। आज अगर वो ऑब्स्ट्रक्शनिज्म ना होता तो राजा अभी भी मंत्री होते। सीबीआई ये कार्रवाई ना करती। पहले सीएजी के एक्शन से, अब सीबीआई के एक्शन से हम विंडिकेट हुए, पुष्टि हुई। अब जेपीसी क्या करेगी जो सीबीआई नहीं कर रही? ये सिर्फ राजा की कल्पेबिलिटी है। अभी तो सरकार, प्रधानमंत्री और जिन लोगों ने निर्णय लिए उनकी कल्पेबिलिटी है। पॉलिसी कैसे बनी, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर 3 साल तक चुप क्यों रहे, इसको कवर अप क्यों करते रहे? आप ये जेपीसी की मांग कर रहे हो और जेपीसी अगर बन भी गई तो चलिए, मैंने माना कि आपका टारगेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और सब। मेरा टारगेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। एनडीए के टेन्योर की चीजें भी तो खुलेंगी ना, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया है तो हमें कोई उसमें शिकायत नहीं है खुलने में। मैं ये कहता हूं कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, उसको डाइवर्ट मत करें। राजा की कल्पेबिलिटी एक इसका मुद्दा था, लेकिन इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल हेल्थ जो है, विभिन्न संस्थाओं का स्वास्थ्य आज क्या है, ये तो जेपीसी देखेगी, ये सीबीआई नहीं देख सकती। नहीं, लेकिन वो जब छींटे आप लोगों पर भी पड़ेंगे तब क्या होगा? मैं इस प्रिजम्पशन के ऊपर की डर जाऊं कि राजा के भ्रष्टाचार को और प्रधानमंत्री के इनएक्शन को इसलिए एक्सपोज मत करो कि हमारा कोई आदमी पुराने हरकत में फंस जाएगा। आप जेपीसी पे अभी भी अड़े रहेंगे? हम बिल्कुल अड़े रहेंगे। और जेपीसी, प्राइम मिनिस्टर ने उसको ये पोर्टफोलियो कैसे दिया, ये डीएमके के लिए रिजर्व्ड क्यों था? इस वक्त सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, राजा को सीबीआई के द्वारा? मैं मानता हूं कि ये सरकार इस पे कुछ नहीं करना चाहती थी। उनको लगता था कि डीएमके के साथ हमारा संबंध, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद जो न्यायपालिका का दबाव बना, पार्लियामेंट के स्टेलमेट का दबाव बना, मीडिया का दबाव भी बना, और सबसे बड़ा जो पब्लिक ओपिनियन का दबाव है कि इतना समर्थन खोते जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। प्रधानमंत्री के एसेट क्या थे? पहला था कि इकोनॉमिस्ट है, दूसरा था कि ईमानदार आदमी है। कोई बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन तो थे नहीं। इकोनॉमिस्ट कितने बड़े हैं, इंप्लीमेंट करने में आया तो आज भी 17% से ज़्यादा इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस की है, 3 साल से चल रही है। और सरकार ऐसी है कि आसपास गंदगी है, एक ईमानदार आदमी उसको रोक नहीं पाता। मैं ये मानता हूं कि सरकार पे इस सब फैक्टर्स का इतना दबाव था कि उसकी वजह से जब एफआईआर सीबीआई से लॉन्च हुआ और इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई, गोली चलाना इनके हाथ में था। वो किसको कब जाके लगेगी, वो तो अब गोली अपना रास्ता खुद तय कर रही है। डीएमके आप लोगों से भी काफी साठगांठ करने की कोशिश में था, ऐसी बात सही है क्या? डीएमके से हमारी कि बीच में जब ये पार्लियामेंट सेशन जब नहीं चल रहा था, काफी बातचीत पीछे से चल रही थी कि डीएमके आपके साथ आ जाएगा वहां पे। डीएमके और बीजेपी की, डीएमके और एनडीए की कोई बातचीत आज तक नहीं हुई, मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन राजा की गिरफ्तारी से ठीक पहले सोनिया गांधी और करुणानिधि की मीटिंग होती है, तो उन्होंने अपना रिश्ता तो पक्का कर लिया। उनके रिश्ते में भ्रष्टाचार दरार नहीं ला सकता, क्योंकि सवालों के जवाब दोनों घटक दलों को देने हैं। अच्छा ये बताइए कि इस बार का जो सेशन होगा, अगर सरकार नहीं मानती कि जेपीसी पे नहीं अड़ी रहती है, मैं चाहता हूं कि इस सेशन में बहस करने लायक बहुत मुद्दे हैं
और हम चाहेंगे कि तो आप चलने देंगे पार्लियामेंट? हम चाहेंगे कि हाउस चले और हम चाहेंगे कि सरकार इसमें कदम उठाए और ऐसे कदम उठाए कि हाउस चलने की स्थिति में आ जाए। अगर जेपीसी के लिए सरकार ने नहीं माना, देखिए, तो मैं फिर क्या करें? 8 तारीख को प्रणब बाबू ने मीटिंग बुलाई है। मैं मानता हूं कि सरकार इतने दबाव में है कि सरकार को आज भी समझ आनी चाहिए कि हाउस चलने के लिए पहल सरकार को करनी पड़ती लेकिन है। अब तो राजा के ऊपर जो भी डिसीजन देखिए, होना वो कोर्ट लेता रहेगा। अगर कोई लेकिन उसके कारण आप पूरे के पूरे संसद को न चलने दें। राजा के विषय को और जेपीसी को एक सिनोनिमस मत मानिए। अरेस्ट के मामले में आगे सीबीआई बढ़ी है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें लॉजिक और रैशनैलिटी देखे और इन तमाम विषयों की जेपीसी से जानकारी कर ले, और अगर इसमें सरकार और प्रधानमंत्री पे कोई उंगली नहीं उठती है तो उनके हित में भी है कि जेपीसी ये फाइंडिंग दे दे। प्रधानमंत्री का तो यही व्यू है कि आप लोग जबरदस्ती इसीलिए जेपीसी पे अड़े हुए हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री को वहां बुलाएंगे और उन्हें फिर कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं कभी नहीं कहता जेपीसी बनेगी उसका चेयरमैन कांग्रेस का लीडर होगा। स्वाभाविक है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि उनकी जवाबदेही है तो वो आएंगे, और अगर उनके बात संबंध में कोई तथ्य नहीं मिलता तो वो नहीं आएंगे। लेकिन एक प्रश्न जेपीसी के सामने ना दें, बनाना है ना बनाएं, लेकिन देश एक सवाल पूछ रहा है। जब ये 1,76,000 करोड़ का स्कैंडल हो रहा था तो 3 साल आप क्या कर रहे थे जब आपकी नज़र उस पर थी, आपको बतलाया गया था। प्राइम मिनिस्टर बहुत बोल रहे हैं इस विषय पे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जेपीसी के भी मुद्दे पर आपकी पार्टी के अंदर भी तो दो राय है ना भाई। मुरली मनोहर जोशी, ठीक है, उन्होंने, आप लोगों ने सबने मान मनोबल किया तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ नहीं जेपीसी होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के अंदर भी दो व्यू है, दरार है इस मसले पर। कोई दरार नहीं है, कोई दरार नहीं है। जोशी जी का कोई व्यू इस पे अलग नहीं है। मंत्रिपरिषद कैसे बना ये पीएसी नहीं तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की ये पीएसी तय नहीं करती। इसलिए जोशी जी ने भी जेपीसी प्रधानमंत्री के ऊपर और मंत्रिपरिषद के ऊपर चाह रहे हैं या जेपीसी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम पे चाह रहे हैं? देखिए, स्पेक्ट्रम का तो मुद्दा अब साबित हो चुका है। सीएजी ने कह दिया, सीबीआई कार्रवाई कर रही है। तो अगर 2G का मुद्दा साबित ही हो चुका, मुझे लगता है कि इस देश में कपिल सिब्बल सिब्बल को छोड़ के बाकी हिंदुस्तान 2G की सच्चाई जान चुका है। लेकिन जहां तक 2G के इस घाटे तक कैसे पहुंचे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे कोलैप्स की, गवर्नमेंट ऑफिस इंस्टीट्यूशंस कैसे कोलैप्स की, लॉबिस्ट, मिडलमैन, कैबिनेट फॉर्मेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, साइलेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसके जो जितने राजनीतिक पहलू हैं, कोई तो इसका जवाब देगा। ये पॉलिसी कैसे बनी? एनडीए में दरार पड़ने लगी है। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो गया ना, अब राजा तो पकड़े गए, अब क्या? देखिए, एनडीए ने आज से 3 दिन पहले एक आवाज में कहा है कोई दरार नहीं है। ये कांग्रेस की उम्मीद हो सकती है, एनडीए की हकीकत नहीं है कि इस जेपीसी की मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। आज पब्लिक परसेप्शन में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। ये क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं जो एक बहुत फर्क है, वो सरकार में है, हम विपक्ष में हैं। नहीं, लेकिन हम आरोप लगा रहे हैं, वो उत्तर नहीं दे पा रहे, और नीतियों में भी बहुत फर्क है। लेकिन वो भी आप पे वही बात है ना कि एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन, इसी पर आकर के सीमित हो गए। लार्जर पिक्चर की बात कौन सोच रहा है? आई थिंक ये एलिगेशन एंड एब्सेंस ऑफ रिप्लाई की स्थिति है। ये बताइए कि जो सबसे बड़ा मुद्दा आज जो जूझ रही है जनता, वो है महंगाई का मुद्दा। उस पर बीजेपी ने क्या किया? पिछले पूरा साल देश के एक शहरों में हमने रैलियां की। संसद में कितनी बार हमने इस इशू को उठाया। कीमतें कम करने का काम हम नहीं कर सकते। जिन फूड आइटम्स की कमी है उसका कंट्रोल करना, जहां कमी है वो बाहर से 3 महीने पहले मंगवा लेना, ये पॉलिसी इस देश की केंद्र सरकार रेगुलेट करती है। महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसको पॉलिटिक्स से परे सोचना चाहिए। निश्चित रूप से सोचना चाहिए, लेकिन महंगाई नियंत्रण करने की जिम्मेवारी जिसकी है वो दुर्भाग्य से पॉलिटिशियन है, और इसलिए उसमें पॉलिटिक्स आएगी ही जब वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते। आपको इस बात को मानना पड़ेगा हमने नहीं करनी। जिस तवज्जो के साथ आपको कीमतों पर खड़ा होना चाहिए था, बीजेपी उस पर नहीं खड़ी। देखिए, बीजेपी से लेकर लेफ्ट पार्टीज तक हर ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट के अंदर बढ़ती हुई कीमतों को लेकर हर सेशन में एडजर्नमेंट मोशन तक कर चुके हैं। जो कंसेंट मोशन हुआ था इससे पिछले सेशन के अंदर आरंभ में, वो केवल महंगाई पे था। अरुण जेटली से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, चलिए
भ्रष्टाचार पर इतना हाई हॉर्स पे आप चढ़े हुए हैं, तो आप अपने कर्नाटक को क्यों नहीं देखते? आप अपनी कमीज को इतनी सफेद मान रहे हो, दूसरे की कमीज को गंदी। पार्टी को पूरी चिंता है, एक एक एलिगेशन को हम एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस आरोप लगाए वो अपने आप में सत्यवचन हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये सीएजी ने हमारे एलिगेशन सब्सटेंशिएट किए, सीबीआई ने सब्सटेंशिएट किए, कोर्ट की प्रोसीडिंग चली। कर्नाटक में किसने किया? कि सिर्फ हंसराज भारद्वाज ने सैंक्शन दे दिया। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है जिस तरीके का मीडिया प्रेशर यहाँ पे था, दिल्ली पे था, मीडिया प्रेशर आपने बनाया हुआ था, वैसे ही प्रेशर मीडिया प्रेशर तब चला जब सीएजी ने हमारे आरोपों की पुष्टि कर दी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब वहां संतोष हेगड़े, जब वहां के लोकायुक्त कह रहे हैं, लोकायुक्त ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मैं प्रेस के बयानों को, जो केस लोकायुक्त के सामने नहीं है, उनकी इंटरव्यू के बेसिस पे हम चीफ मिनिस्टर्स नहीं बदलेंगे। जिस दिन कोई फाइंडिंग आती है किसी अथॉरिटी की, हम उसको एग्जामिन करेंगे। तो आप मानते हैं कि येदियुरप्पा पाक साफ है? किसी भी कोर्ट ने, इन्वेस्टिगेशन ने उसको इंडाइक्ट नहीं किया है। तो आप अलाउ कीजिए, फिर आप हंसराज भारद्वाज के खिलाफ क्यों खड़े? लेट इन्वेस्टिगेशन स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो इन्वेस्टिगेशन होगा। क्यों हंसराज भारद्वाज के एक्शन के इसलिए खिलाफ हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब फाइंडिंग देगा कि ये दोषी है और चार्जशीट फाइल हो, सैंक्शन तब आएगी। इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दी। संतोष हेगड़े तो काफी दिन से येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, वो लोकायुक्त की हैसियत में कोई रिपोर्ट देंगे तो मैं निश्चित रूप से उससे अग्री करूंगा या डिसएग्री करूंगा। प्रेस इंटरव्यूज पे आई विल नॉट जॉइन इशू विद जस्टिस हेगड़े। आप येदियुरप्पा को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम आप उनको बोलिए कि भाई आप रिजाइन करो, अगर आप पाक साफ हो गए तो आपको वापस, क्योंकि हम कांग्रेस और जेडीएस को ऑब्लाइज नहीं करना चाहते कि बिना आरोप अलेज हुए, बिना किसी कोर्ट की फाइंडिंग के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग पे, बिना किसी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की फाइंडिंग पे कांग्रेस ने आरोप लगाया हम अपना मुख्यमंत्री बदल दें। नहीं, उनके बच्चों के हाथों में पैसे गए, ये ये तो कांग्रेस का आरोप नहीं, ये तो ट्रूथ है ना। उन्होंने जो आरोप लगाया प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का, वो कमीशन को हैंडओवर कर दिया कि लेट द कमीशन ऑफ इंक्वायरी डिसाइड दिस। द लोकायुक्त कैन कम टू अ फाइंडिंग, वो भी नहीं आया। आपको नहीं लगता एज अ सीनियर सीजन लीडर ऑफ बीजेपी की जो बीजेपी की धमक है? मुझे बिल्कुल लगता है वो येदियुरप्पा के मसले पर, देखिए, जब विवाद आता है, जैसे बोलते दाग लग गया, जब विवाद आता है तो वो खराब पार्टी की स्थिति हो सकती है। जब कभी किसी अथॉरिटेटिव फाइंडिंग आएगी तो हमारे लिए चिंता का और विषय और चुनौती बनेगा। हम निश्चित रूप से निश्चय लेंगे। केवल प्रचार प्रोपेगेंडा के आधार पर निर्णय पार्टी दबाव में ले ले, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। ये केवल हंसराज भारद्वाज ने एक प्राइवेट सिटीजन को सैंक्शन दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का जो भ्रष्टाचार का मुहिम है उसमें ये कहीं ना कहीं रोड़ा तो अटकाता है ना? बिल्कुल नहीं अटकाता, क्योंकि हमारे स्टैंड में तर्क है। और अगर हम पाते हैं कि किसी स्टेज पे वो प्राइमा फेसी दोषी है तो पार्टी कठोर कदम उठाएगी। बीजेपी जो है उसका दो चेहरा आप अपने पार्टी का सामने देख रहे हैं। हमारा मापदंड एक है, क्योंकि आपका मापदंड वो पब्लिक के परसेप्शन में मापदंड नहीं। देखिए, पब्लिक का परसेप्शन कर्नाटक की पब्लिक तय करेगी। केवल पॉलिटिकल एक्शन राज्यपाल के मामले से माध्यम से कांग्रेस करवाएगी तो निश्चित रूप से हम राज्यपाल को या कांग्रेस को ऑब्लाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपके बड़े वहां पे सीजन लीडर्स हैं, बेल्लारी ब्रदर्स, उनको वो पाक साफ तो नहीं है ना? उनके ऊपर आपने क्या? आपको एक चीज बता दूं, प्रोपेगेंडा और प्रचार एक चीज होता है, तथ्य एक होता है। चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे रेड्डीज हो, अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन सब्सटेंशिएट होता है, पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अच्छा, ये तिरंगा यात्रा बीच में कहां से आप लोग आ गए? वो तो आपकी यूथ विंग की यात्रा थी, उसमें सारे लीडर्स क्यों आ गए? देखिए, हम लोगों को केवल रैली एड्रेस करने के लिए जाना था, लेकिन श्रीनगर तो छोड़िए, जम्मू को ही वॉर जोन बना दिया। अब ओमर अब्दुल्ला साहब ने पूछा कि मेरे स्टेट में क्यों ला रहे हो, आप छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे? भाई, तो वो आपके फॉर्मर एनडीए पार्टनर रहे। नहीं, दुर्भाग्य से आज संस्कार वो हमारे वाली बात नहीं कर रहे। आपके साथ नहीं है तो संस्कार आपका नहीं। मैं आपको एक चीज कहूं, क्योंकि इस देश में ऐसा मुख्यमंत्री है और ऐसी सरकार है जो ये कहे कि सेपरेटिस्ट को प्रोवोक नहीं करना, इसलिए मैं अपने राज्य में तिरंगा नहीं लहराने दूंगा। जो तिरंगा लहराएगा उसको पकड़ा पुलिस ने, पीटा, उसको कस्टडी में रखा। श्रीनगर में ये हुआ और उसके बाद उनको छोड़ा। मैं मानता हूं यही एकमात्र कारण है कि वहां तिरंगा लहराने की आज भी आवश्यकता है। सुषमा जी और मैं रैली के यात्रा के साथ नहीं जाने वाले थे, हम केवल जम्मू की रैली एड्रेस करने गए। दुर्भाग्य से उन्होंने जम्मू पे ही हमको रोक लिया और कहा आपको कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आने नहीं दिया जाएगा। वी वांटेड टू मेक अ पॉलिटिकल पॉइंट। मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए कि हम ध्वज पकड़कर जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे।
हाँ, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बस आप लोगों ने एक मीडिया इवेंट बना मैं ये के मानता हूँ छोड़ ये दिया। मीडिया इवेंट नहीं था। इससे जो डिबेट जनरेट हुई उसमें हमारे हर विरोधी को उत्तर देना कठिन हो रहा है कि क्या कारण है कि स्वतंत्रता के 63 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराना अपने आप में अपराध बनाया गया है। लेकिन जहां एक तरफ आप उस मसले को लेके, राष्ट्रवाद के मसले पर लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और संघ परिवार के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और प्रूव हो रहे हैं, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे वो अजमेर शरीफ का, बिल्कुल, उससे आपको नहीं लगता कि आप देखिए, लोगों की मैं पूरे स्पष्ट कर परिवार दूं। की छवि पर मैं आपको स्पष्ट कर धब्बा लगा दूं, है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बीजेपी का इससे कोई वास्ता नहीं। नहीं, नेशनलिस्टिक छवि जो है आपकी को कहीं ना कहीं तो मैं धूमिल बिल्कुल हुई है। नहीं। टेररिज्म के खिलाफ सबसे अधिक हम हैं। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, भागवत जी उसको कितना स्पष्ट कह चुके हैं कि वायलेंट एक्टिविटीज और किसी प्रकार के उग्र स्वभाव के व्यक्ति का कोई संघ में स्थान नहीं है। संघ इतना स्पष्ट कर चुका है इस विषय को, और इस विषय के ऊपर बिल्कुल कठोरता के साथ वो बार बार ये बात कहते हैं। इसलिए ये कहना कि संघ या बीजेपी में से कोई इसमें इन्वॉल्व है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं। नहीं, लेकिन ये परिवार तो है ना। सीमानंद कौन है? देखिए, मैं अभी व्यक्तियों के दोषों में नहीं जा रहा हूं। ऐसा तो है नहीं, ये आपका लार्जर परिवार है। मैं किसी एक व्यक्ति का क्या रोल है उसमें नहीं जाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं, जहां तक बीजेपी और संघ का प्रश्न है, इस प्रकार की एक्टिविटीज को हम आउटराइटली कंडेम करते हैं और कोई किसी का इन एक्टिविटीज के साथ कोई संबंध का प्रश्न नहीं। पहली बार हुआ है अरुण जी कि संघ परिवार, लार्जर संघ परिवार के ऊपर इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का तो खैर कोई आरोप भी नहीं है हमारे ऊपर। संघ ने भी स्पष्ट कर दिया उनका इन एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए कि बीजेपी के आज लीडरशिप में हम किसको माने कि वो लीडर है? क्योंकि आडवाणी जी तो चलिए आदरणीय हो गए। मैं इसका उत्तर आपको दे दूं। हमारे यहाँ आडवाणी जी हमारे वरिष्ठ हैं। उसके बाद मैं 10 नाम आपको गिरा सकता हूं जो हर पॉलिटिकल पोटेंशियल में, हर दृष्टि से अन्य पार्टियों के नेताओं, दलों के नेताओं से कहीं 19 आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन किस चुनाव में कौन लीडर होगा वो चुनाव के समय हम तय कर पाएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, आपके रमन सिंह, ये सब यंग कैटेगरी में आते हैं। आडवाणी जी का रोल क्या है? देखिए, आडवाणी जी हमारी पार्टी के एक प्रकार से गाइड और मार्गदर्शक हैं। आडवाणी जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और हमें मार्गदर्शन करने का काम पार्टी में करते हैं, और वो उनका रोल, जब तक वो सक्रिय रहेंगे वो उनका रोल रहेगा। लेकिन आप अपने मार्गदर्शक के एडवाइस को कहाँ मानते हैं? अगर वो आपके सीनियर और मार्गदर्शक हैं तो फिर आपको उनकी बात कर्नाटक में माननी चाहिए थी कि येदियुरप्पा को देखिए, आडवाणी जी बात झारखंड में माननी चाहिए। आडवाणी जी तो जहां आप लोगों को सूट करता है आप उनको मार्गदर्शक बिल्कुल बना नहीं। लेते हो। आडवाणी जी बीजेपी की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल हैं और रहेंगे। 2014 के लिए आपका चेहरा कौन है? देखिए, मैंने आपको बताया, हमारे पास ऐसे बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुत चेहरे हैं। चुनाव से पहले हम तय करेंगे। फर्क केवल इतना है कि पैदा होते ही डायनेस्टिक पार्टीज की तरह हम लीडर तय नहीं करते।